प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार की जुंटा सेना की ओर से उत्तरी शान राज्यों में किए गए हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई है। जुंटा से लड़ रहे एक विद्रोही गुट के प्रवक्ता ने शुक्रवार को एएफपी को बताया कि उत्तरी शान राज्य में जुंटा ने बमबारी की है। इसमें 11 नागरिक मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए। तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के लेवे याऊ के मुताबिक शुक्रवार को नमखम शहर में 2 इलाकों में बमबारी की गई। उन्होंने कहा कि हमलों में 11 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। ये इलाका चीन के यूनान प्रांत की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ बमबारी की गई है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तख्तापलट का सत्ता में आए जुंटा को व्यापक सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। विद्रोही गुटों से लड़ रहे जुंटा के सैनिकों पर हिंसा और आम नागरिकों पर हवाई और तोप से हमले करने के भी आरोप लगे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर जुंटा पर 11 नागरिकों को मार डालने का आरोप लगा है, जिनमें 4 महिलाएं 2 बच्चे भी हैं। चीन के यूनान प्रांत की सीमा से लगते हुए इस क्षेत्र में हालिया समय में लगातार लड़ाई हुई है। हाल ही में TNLA सेनानियों ने कई हफ्तों की लड़ाई के बाद शहर पर नियंत्रण का भी दावा किया था। जुंटा सेना पर इमारतों पर भी बमबारी का आरोप विद्रोही गुटों ने लगाया है। ऐसे कुछ वीडियो भी शेयर किए गए जिनमें नष्ट हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। जुंटा की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। उत्तरी शान राज्य में चीन के साथ सीमा के पास सशस्त्र समूह और पीपल डिफेंस फोर्स के गठबंधन के कारण जुंटा ने एक बड़े हिस्से से नियंत्रण खो दिया है। विद्रोही गुटों ने यहाँ एक क्षेत्रीय सैन्य कमान को भी जब्त कर लिया है और आकर्षक सीमा व्यापार क्रॉसिंग पर नियंत्रण कर लिया है। स्टेट मीडिया ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में जुंटा प्रमुख मिन आंग हाइंग ने जातीय सशस्त्र समूह के कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों को सैन्य जवाबी हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। जुंटा ने इस सप्ताह यह भी घोषणा की कि उसने TNLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। TNLA अराकान आर्मी म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी का समर्थन करते हुए पाए जाने पर अब लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये हम बात करते हैं ब्रुनई की। भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है ब्रुनई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह यहाँ का दौरा किया था। करीब 4.5 लाख की आबादी वाला ब्रुनई एक इस्लामिक देश है। यहाँ के सुल्तान हसन बोलकिया ने PM मोदी को न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनई की यात्रा की। PM मोदी के ब्रुनई दौरे की भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में खूब चर्चा है। एक मुस्लिम देश की भारत से नज़दीकी ने पाकिस्तान के विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में विशेषज्ञ इस बात पर चिंता भी जता रहे हैं कि PM मोदी लगातार मुस्लिम देशों से संबंध सुधार रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के राजनेता और बिजनेसमैन से साजिद तरार से बात की। इसके साथ ही चीमा ने सवाल भी उठाया कि आखिर पाकिस्तान में पड़ोसी भारत से इतना पीछे कैसे हो गया। कमर चीमा ने कहा कि PM मोदी ने मुस्लिम दुनिया का दौरा तेज कर दिया है। चीमा ने इस बात पर हैरानी जताई कि ब्रुनई के अंदर भारतीय एजेंसी ISRO का स्टेशन भी मौजूद है। चीमा ने कहा कि ब्रुनई की आबादी 5 लाख से भी कम है, लेकिन भारत ने छोटे से देश को भी महत्व देता है। उन्होंने तंज किया कि शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा कि ब्रुनई नक्शे पर किस जगह स्थित है। इस पर साजिद तरार ने कहा कि PM मोदी का ब्रुनई दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रुनई से तेल लेता है। इसके अलावा वो ब्रुनई के साथ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। ब्रुनई और भारत दोनों का चीन साझा दुश्मन है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां ब्रुनई के लिए भी खतरा है। साजिद तरार ने प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे का भी जिक्र किया और बताया कि वहां दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर भी शामिल है। तरार ने बताया कि भारत दक्षिणी चीन सागर में देशों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। तरार ने आगे कहा कि आज देखा जाए तो क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, चीन भी आगे बढ़ रहा है, हालांकि वो अपनी चालबाजियों से ऐसा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की आंतरिक सरकार भारत के साथ संबंधों को और सुधारने के लिए कदम उठा रही है। अब उसने फैसला लिया है कि वो तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत के साथ काम करेगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इस संधि पर सालों तक देरी करने से किसी भी देश का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुख्य सलाहकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशेष अधिकार है जिन्हें वे बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार भारत के साथ वार्ता फिर से शुरू करना चाहती है और नदी के ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तीस्ता जल बंटवारा संधि पर शांति से बैठे रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अगर मुझे पता हो कि मुझे कितना पानी मिलेगा, भले ही मैं खुश न रहूं और उस पर हस्ताक्षर कर दूं, तो ये बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना होगा। ये पूछे जाने में कि क्या अंतिम सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द
सुलझाने के लिए दबाव बनाएगी। इस पर उन्होंने कहा नहीं, सरकार इस पर काम करेगी। उन्होंने कहा दबाव बनाना बहुत बड़ा शब्द है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हमें साथ बैठकर इसका समाधान करना होगा। गौरतलब है, भारत और बांग्लादेश साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। यूनुस ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना मामला है। हमने कई मौक़ों पर इस मुद्दे पर बात की है। यह चर्चा पाकिस्तान के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, जबकि हम सभी संधि को अंतिम रूप देना चाहते थे। यहाँ तक कि भारत सरकार भी इसके लिए तैयार थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। हमें इसका समाधान करने की ज़रूरत है। दूसरी खबर भी जो है बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को भारत आई शेख हसीना के प्रत्यर्पण का सवाल लगातार उठ रहा है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद ये सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यूनुस ने अपने हालिया बयान में कहा कि भारत में कोई भी हसीना के रूप से सहज नहीं है, क्योंकि हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं। वो भारत में और कभी कभी बोलती रहती हैं, जो कि ठीक नहीं है। वो चुप रहती तो हम भूल जाते, लेकिन भारत में बैठ कर बोल रही हैं कि किसी को ये पसंद नहीं है, यह हमारे लिए या भारत के लिए अच्छा नहीं है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस शेख हसीना के 13 अगस्त के बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम की जांच की मांग की गई थी। ये अब तक हसीना की ओर से आया एकमात्र बयान है। इसे उनके बेटे संजीव वाजेद जॉय के एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। यूनुस के बयान के बाद पूछा जा रहा है कि हसीना को बांग्लादेश प्रत्यार्पित किया जा सकता है। बांग्लादेश सरकार चाहे तो भारत से उनका प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है। दोनों देशों ने 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साल 2016 में इस संधि पर कुछ बदलाव भी किए गए। संधि में कहा गया कि दोनों देश ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के लिए दोषी पाए गए या वांछित हैं। संधि उन लोगों के लिए प्रत्यर्पण की अनुमति देती है जिन पर ऐसे आरोप है जिनमें कम से कम 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह अपराध भारत और बांग्लादेश दोनों में दंडनीय होना चाहिए। शेख हसीना के खिलाफ आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। उन पर हत्या के भी मुकदमे हुए हैं। ऐसे में इन आधारों पर उनको प्रत्यर्पित किया जा सकता है, लेकिन संधि का एक ही नियम इसमें पेच भी फंसाता है। संधि में एक प्रावधान है जो कहते हैं अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति के हैं तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। जाहिर है हसीना राजनीतिक शरण का दावा कर सकती है। इसके अलावा सरकार का रुख भी इसमें बेहद अहम हो जाता है। संधि के अनुच्छेद 7 में कहा गया कि प्रत्यर्पण के अनुरोधों को सामने वाले देश अस्वीकार कर सकता है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के मुद्दे पर भारत की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा था कि यह मुद्दा अभी काल्पनिक दायरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कोई भी कदम उठाने से पहले अपने हितों को ध्यान में रखेगा। संधि की कानूनी बातें मायने नहीं रखती। एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है। इसके बयानों से भारत को बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक नियमित सरकार है जिसके साथ भारत लंबे समय तक जुड़ना चाहेगा और इस पर ध्यान देगा। साथ ही अभी तक केवल FIR दर्ज की गई है। मामले की जाँच करनी होगी, आरोप पर दाखिल करना होगा, फिर अंदर अदालत संज्ञान लेगी। अगर हसीना को दोषी पाया जाता है तो फिर प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर बात होगी। बहुत मुमकिन है तब तक हालत काफ़ी कुछ बदल चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।